Hello 10th class, welcome back to our channel. We have started the revision of biology और उसमें हम फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट कर लिया क्योंकि वो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था. सो आई हैव डिसाइडेड टू ब्रेक इट अप इनटू 2 पार्ट्स. तो पहला लेक्चर हम कर चुके हैं रिविजन एंड नाउ वी आर ऑन टू द सेकंड वन. इसमें हम 3 और 5 मार्क्स के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. आई होप आपने पहला लेक्चर देखा होगा. आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. 3 मार्क्स क्वेश्चंस हमें आज स्टार्ट करने हैं. इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन G1 एंड G2 फेजेस. देखिए इंटरफेस जो है वो आपका कितने फेजेस में डिवाइड था? 3 फेज में डिवाइड था. G1 फेज दैट इज फर्स्ट ग्रोथ फेज, देन S फेज सिंथेटिक फेज एंड G2 दैट इज द सेकंड ग्रोथ फेज. तो इन्होंने S को हटा के आपसे G1 और G2 को डिफरेंशिएट करने को बोला है. तो G1 इज द फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, G2 इज द पोस्ट सिंथेटिक फेज. मतलब जब डीएनए जो है वो S फेज में सिंथेसाइज होता है तो इट इज द थर्ड, आप कह सकते हैं थर्ड ग्रोथ फेज है या पोस्ट सिंथेटिक. मतलब डीएनए का सिंथेसिस हो चुका है. जो ये हमारा G1 है इसकी ड्यूरेशन वेरिएबल होती है. मतलब कभी बहुत छोटा होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका मेन काम क्या है कि मटेरियल कलेक्ट करना ताकि जो सेल है वो S फेज में जाए. डीएनए को डुप्लीकेट होता है ना, डीएनए डुप्लीकेट होता है S फेज में बिफोर द सेल एंटर्स माइटोसिस. तो उसके लिए सारा मटेरियल इकट्ठा करता है ताकि जो है प्रॉपर डुप्लीकेशन हो जाए डीएनए का. प्लस प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, आरएनए भी सिंथेसाइज होता है G1 फेज में भी, G2 में भी होता है, G1 में भी होता है. G2 फेज जो है इट लास्ट फॉर 2 to 5 years, काफ़ी लंबा चलता है. उसके बाद द सेल एंटर्स इनटू माइटोटिक फेज. इट मे और मे नॉट, है ना. देन G1 फेज में एक और चीज़ क्या होती है कि सेल ग्रोज अबंडेंटली इन साइज, क्योंकि उसने सामान इकट्ठा कर लिया ना, अब डुप्लीकेट करेगा जेनेटिक मटेरियल को तो ऑब्वियसली उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है. और इसमें जो है G2 फेज में सेल इज प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द माइटोटिक फेज. G1 फेज के बाद क्या आएगा? S फेज आएगा. और G2 फेज के बाद क्या आता है? माइटोटिक फेज आता है. ठीक है, ये भी आप पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं. नेक्स्ट, कॉल्चिसिन इज नोन टू बी द माइटोटिक पॉइजन. व्हाई? यहाँ पे इन्होंने पेज नंबर रेफर करने को बोल दिया है, लेकिन वो पेज नंबर तो आपके पास है नहीं, आप कहाँ से रेफर करेंगे? तो कॉल्चिसिन एक मेडिसिन है, एक केमिकल है जिसको माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना ये स्पिंडल फॉर्मेशन को हिंडर करता है, स्पिंडल नहीं बनने देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं. तो इसलिए ये माइटोसिस को पूरा नहीं होने देता. माइटोसिस की कंप्लीशन में एक बैरियर बनता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज माइटोटिक पॉइजन. Next, cytokinesis in plant cell is different from that in animal cell. Again, they have asked you to refer to page number so and so, but don't do that. We are going to differentiate cytokinesis plant और animal cell का difference क्या होगा ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एनिमल सेल, सपोज दिस इज एन एनिमल सेल एंड दिस इज अ प्लांट सेल. ओके, अब देखो एनिमल सेल ये दोनों के न्यूक्लियस हो गए, ये न्यूक्लियस हो गए. ओके, अब जब ये डिफरेंशिएट करेगा, ये मतलब हमारा कैरियोकिनेसिस खत्म हो गया, माइटोटिक फेज इज ओवर, नाउ साइटोकिनेसिस होने वाला है. तो साइटोकिनेसिस जो एनिमल सेल में होते हैं वो क्या होता है, यहाँ एजेस से ना अंदर डीपनिंग स्टार्ट होती है, मतलब फरो फॉर्म होती है. फरो फिर आगे अंदर की तरफ एक्सटेंड करती है. तो फरो फॉर्मेशन मेथड से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एनिमल सेल में. लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में ना सेंटर से एक स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है और वो पेरीफेरी की तरफ एक्सटेंड होता है एंड देन द सेल डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स. तो इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड. सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट बन रही है. तो ये बेसिक डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल के साइटोकिनेसिस का, कि साइटोकिनेसिस एनिमल सेल में इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर, स्टार्ट फ्रॉम द एजेस, बाहर से फरो बननी शुरू होती है, अंदर की तरफ मूव करती है. और प्लांट सेल में सेल प्लेट जो है वो सेल के सेंटर में बनती है एंड इट स्टार्ट्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द एजेस ऑफ द सेल. तो 2 सेल बन जाते हैं. नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल एसोसिएटेड विद स्पिंडल फॉर्मेशन. कौन सा पार्ट है जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है सेल में? सो दैट इज द सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं. Nucleic acid, which is the main component of chromosomes. Chromosomes का main component is DNA. 40% of DNA is made up of 40% of chromosomes is made up of DNA and 60% is made up of histone proteins. नेक्स्ट 40, यहाँ पे ध्यान रखा करिए, ये सारी चीज़ें मैं साथ साथ बताती हूँ ना. 40% जो है वो DNA होता है और 60%
क्या होता है, हिस्टोन्स। ओके, क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए। ड्यूरिंग द सेल साइकिल इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स। गिव अ सूटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेट होता है, बाकी सारे बायोमोलिक्यूल्स भी सिंथेसाइज होते हैं, मतलब डबल हो जाता है उनका साइज। क्यों? क्योंकि होता है भाई, सेल साइकिल जैसी खत्म होगी ना, उसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। तो वो सेल डिवीजन से क्या होगा कि जो हमारा जो पेरेंट सेल है, जो मदर सेल है, इट विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। अब वो जो 2 डॉटर सेल बनेंगे उनको सेपरेट सेपरेट सारा वो मटेरियल चाहिए ना, बायोमोलिक्यूल्स भी चाहिए, उतना ही डीएनए चाहिए जितना कि ओरिजिनल पेरेंट सेल में था। इसीलिए हर मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट होगा, तो ऑब्वियसली द साइज इंक्रीजेज एंड द अमाउंट ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो डुप्लीकेटेड। यहाँ पे दे रखा है एट द एंड ऑफ सेल साइकिल द सेलुलर डिवीजन विल स्टार्ट। दिस डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। ड्यूरिंग सेल साइकिल डीएनए स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग, दैट इज it doubles its amount. This doubling is necessary in order to equally distribute the parental DNA in both the daughter cells. DNA is the genetic material which carries the information or the blueprint of the genetics. मतलब पेरेंट्स की जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोजेनी में किसके थ्रू जाती है, डीएनए के थ्रू जाती है ना, ताकि वो जो भी उनका डेवलपमेंट होता है, इसीलिए पेरेंट्स और प्रोजेनी सिमिलर होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स लाइक आरएनए एंड प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन सेल्स एज दीज आर आल्सो नेसेसरी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं जिनके लिए बायोमोलिक्यूल्स यूज अप होते हैं। नेक्स्ट, गिव रीजंस। गैमेट्स हैव अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे सारों में ही आपको पेज नंबर रेफर कर दिया है, आंसर नहीं लिखा हुआ है, डजंट मैटर, आई एम एक्सप्लेनिंग। गैमेट्स हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वाई भाई गैमेट्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? सबसे पहले ना आपको हैप्लॉइड का मतलब पता होना चाहिए। हैप्लॉइड मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि गैमेट्स का काम क्या होता है, गैमेट्स जो हैं दे कंबाइन टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे गिव राइज टू जाइगोट। तो n, सपोज ये मेल है, मेल का सिंबल क्या होता है आपको याद होगा, है ना, मेल का सिंबल होता है कि हम एक सर्कल बनाते हैं, ये मेल होता है, ये फीमेल होती है। तो फीमेल के पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से डिफरेंट कलर से बना दे, मेल फीमेल। ओके, ये मेल हो गया, ये फीमेल का सिंबल होता है। तो दोनों के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये कंबाइन करके क्या करते हैं, they combine together and you get 2n number of chromosomes in the progeny, जो भी resultant progeny हो। तो गैमेट्स के पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर डिप्लॉइड होगा तो प्रोजेनी के पास फिर क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम नंबर जस्ट डबल हो गया, 46 की जगह कितना हो गया, 93, 46 की जगह हो गया 92। 92 क्रोमोसोम्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में है तो वो तो फिर ह्यूमन बीइंग नहीं रहेगा ना, वो कोई और चीज़ डेवलप हो जाएगी। तो इसीलिए क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हर स्पीशीज़ का एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम नंबर होता है जो उसके लिए क्या है, एक्सक्लूसिव है। तो अगर हम उस क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई जेनेटिक इश्यूज आएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी। एक आध क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होता है तो भी ट्राइसोमी वगैरह इस तरीके की डिजीजेस होती हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही डबल कर दोगे तो ऑब्वियसली फिर तो वो बंदा ही चेंज हो जाएगा, मतलब नई स्पीशीज बन जाएगी कोई। तो दैट इज वाई गैमेट्स मस्ट हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दैट इज वाई गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, इसलिए हम मियोसिस को। नेक्स्ट, माइटोसिस इज कॉल्ड एन इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर्स जो है ना, दे आर एग्जैक्टली सेम रहते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारा मटेरियल। दैट इज़ वाई हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि एक सेल जो है उसमें जितना भी सामान होता है, देखो हमने अभी क्या पढ़ा था कि माइटोसिस के पहले हर चीज़ का डुप्लीकेशन हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर डुप्लीकेट हो गए, सारा मटेरियल डुप्लीकेट हो गया। तो अब जब माइटोसिस में सेल एंटर होता है तो उसके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें डबल अमाउंट में है। तो माइटोसिस में उस सेल के 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, इक्वेशनल डिवीजन होती है। And 2 daughter cells are produced which have the equal number of chromosomes which were present earlier in the parent cell before entering the growth phases. Next, cell division is necessary for survival of a species. Yes, ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Cell division is definitely responsible for survival, essential for survival, क्योंकि अगर सेल डिवाइड नहीं होंगे
तो एक तो जो स्पीशीज़ है, जो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें वेयर एंड टेयर हो जाएगी, उसको चोट लगेगी, इंजरी होगी, तो उसकी ग्रोथ, उसकी बॉडी में रिपेयर नहीं होगी, उसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी अगर सेल डिवीजन नहीं होगी तो। दूसरी चीज़, वंस द ऑर्गेनिज्म डाइज, अगर सेल डिवीजन होगी तो नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा? तो सेल डिवीजन इज़ बेसिकली वेरी वेरी इसेंशियल, मतलब उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती, स्पीशीज़ ग्रो नहीं कर सकती, स्पीशीज़ रेप्लिकेट नहीं कर सकती, स्पीशीज़ अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो दुनिया चलती रहे, स्पीशीज़ चलती रहे, लाइफ बनी रहे, उसके लिए सेल डिवीजन इज ऑब्वियसली वेरी वेरी इसेंशियल। नेक्स्ट, डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर साइटोकिनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये अभी मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि साइटोकिनेसिस प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है। प्लांट्स में होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड से, मतलब जब सेल बन जाता है, जब उसके न्यूक्लियस डुप्लीकेट हो गया, सारा मटेरियल डुप्लीकेट हो गया, तो सेल के सेंटर से डिवीजन स्टार्ट होती है। जैसे ये प्लांट सेल है तो उसके ये न्यूक्लियस हो गया, उसके यहाँ से सेंटर से ये प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और इट बाइफर्केट्स द सेल इनटू टू डिफरेंट सेल्स। पेरेंट सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एनिमल सेल में क्या होता है, ये एनिमल सेल है तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से इसका न्यूक्लियस बना दूँ पहले, सपोज ये न्यूक्लियस हो गए। इस एनिमल सेल में क्या होता है, एजेस से यहाँ से फरो बननी स्टार्ट होती है एंड देन द टू सेल्स सेपरेट आउट, तो इसको हम बोलते हैं फरो फॉर्मेशन मेथड। तो इस तरीके से साइटोकिनेसिस प्लांट्स और एनिमल सेल्स में डिफर करता है। Next, explain why a pair of homologous chromosomes is genetically different but a pair of sister chromatids is genetically identical before crossing over in meiosis. Very good. ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता इतना डिटेल, लेकिन ये रीजनिंग के लिए 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जेनेटिकली डिफरेंट क्यों होते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स सेम क्यों होते हैं? देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स इसेंशियली वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो दो डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं। एक मदर से आएगा तो दूसरा फादर से आएगा। उनकी कंडीशन क्या होती है? दे आर जेनेटिकली डिफरेंट बट उनकी जो जीन अरेंजमेंट है, जो जेनेटिक अरेंजमेंट है, जो क्रोमोसोम्स में जो जीन्स का जो सेग्रीगेशन है या जो जेनेटिक मैपिंग है वो सिमिलर होती है। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर सेम होता है, क्रोमोसोम्स का साइज सेम होता है और उनकी जेनेटिक मैपिंग सेम होती है, इसीलिए उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। वो पास में आते हैं और उनके पार्ट्स, उनके सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस होती है वो, हम उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो भाई डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तभी तो कैरेक्टर्स एक्सचेंज होंगे, प्रोजेनी में नए कैरेक्टर्स जाएंगे। तो इट इज इसेंशियल दैट दोज होमोलोगस क्रोमोसोम्स मस्ट कम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, तभी तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। लेकिन इसमें क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं कि एक ही क्रोमोसोम, सपोज ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है, अब मैं ये एक है, क्या है ये, क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, ये सेंट्रोमियर से जॉइंड है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। तो अब सिस्टर क्रोमैटिड्स तो एक ही पर्सन के होंगे ना, दो थोड़ी आ जाएंगे, दो पर्सन्स के थोड़ी हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो एक ही पर्सन के होते हैं और दे आर ऑब्वियसली आइडेंटिकल। और क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। सपोज ये फादर के हैं तो दूसरा मदर के होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। अब ये सपोज ये मदर के हो गए, है ना। अब इनका ये वाला, जैसे उसका वो वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, ये एक्सचेंज हो जाएंगे एंड दे विल गिव राइज टू अ न्यू कॉम्बिनेशन। यही थ्योरी में एक्सप्लेन किया है कि अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जेनेटिकली डिफरेंट बिकॉज ऑफ इन अ सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स वन ऑफ द क्रोमोसोम बिलोंग्स टू द मेल पेरेंट एंड द अदर टू द फीमेल पेरेंट। देयरफॉर वन ऑफ अ पेयर विल कंटेन पैटर्नल जीन्स एंड अदर विल कंटेन मैटर्नल जीन्स। एक मदर के जीन्स कंटेन करेगा, एक फादर के जीन्स कंटेन करेगा। However, a pair of sister chromatids is genetically identical before crossing over, as the chromatids are formed from the replication of DNA during the S phase of interphase. DNA replication ensures that DNA content is doubled with identical genes being copied from the original DNA. Same DNA copy होता रहता है एक organism के अंदर।
तो इसीलिए सेम ऑर्गेनिज्म में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेम क्रोमोसोम को बिलोंग कर रही हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म की है, तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, उसमें सिर्फ डुप्लीकेशन हुआ है डीएनए का। और क्रॉसिंग ओवर होगा तब वो कियास्मेटा के थ्रू होगा क्रॉसिंग ओवर, एंड इट विल लीड टू जेनेटिक वेरिएशन। तो जब प्रोजेनी बनती है तो उसमें कियास्मेटा के थ्रू क्रॉसिंग ओवर होता है, एंड दे आर प्रोजेनीज आर एसेंशियली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ these factors. State the main function of the following DNA and SAT chromosome. DNA का main function क्या होता है? It is the carrier of the blueprint. Genetic blueprint है एक organism का, उसको transfer करता है, carry करता है एक generation से दूसरे generation में। DNA में क्या होती है? Genes होती हैं। Genes जो हैं वो एक particular character को represent करती हैं। आप बहुत सारी genes मिलके भी एक चीज़ को represent कर सकते हैं, किसी character को। आपकी body में जितने भी characters हैं ना, they are all controlled by genes. जैसे कि आपका हेयर स्ट्रक्चर है, हेयर टेक्सचर है, हेयर कलर है, आइज़ का कलर है, आइज़ की शेप है, लैशेस आपकी ज़्यादा ग्रोथ होती है, उनकी कम ग्रोथ होती है, आईब्रोज कैसी हैं आपकी, आपकी स्किन टेक्सचर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, जो भी आपकी बॉडी के फीचर्स हैं इंटरनली एक्सटर्नल, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, एंड दे आर द कैरियर्स ऑफ जेनेटिक ब्लूप्रिंट. दैट इज वाई वी रिजेंबल आर relatives, parents and grandparents and some cousins or aunts, whatever. नेक्स्ट इज सैट फंक्शन. सैट फंक्शन का आपसे मेन फंक्शन पूछा है, सैट क्रोमोसोम का, सॉरी. तो सैट क्रोमोसोम क्या होता है? इट इज़ दी सैटेलाइट क्रोमोसोम. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बताए थे ना. तो उसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम ऐसे होते हैं कि जिसमें कि ये जैसे क्रोमोसोम हो गया सपोज, अच्छा मैं इसको ऐसे बंद, ये क्रोमोसोम हो गया सपोज, ये सेंट्रोमियर हो गया. इनमें क्या होता है कि यहाँ पे ना एक और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, और उसके बाद एजेस पे ये कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो इनको हम सैटेलाइट बोलते हैं. और ऐसे क्रोमोसोम्स को सैटेलाइट क्रोमोसोम्स या सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं. मतलब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आ गया. यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके ऊपर एक और कंस्ट्रक्शन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट. ओके, नेम द फॉलोइंग टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में जो दो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम क्रोमैटिड्स. ये ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था, ये पूरा एक क्रोमैटिड है और ये पूरा दूसरा क्रोमैटिड है ना. ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, दीज आर टू डिफरेंट. ये एक ही क्रोमैटिड होता है, एक ये है दूसरा ये है, वो बीच में कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए आपको ऐसे 4 चीज़ें नज़र आती हैं, 4 डिफरेंट क्या कहें एंटिटीज़ नज़र आती हैं, बट एक्चुअली दे आर 2. तो द बीड लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, बीड लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ क्रोमैटिक मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्रोमोमियर बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय हिस्टोन्स एंड डीएनए टुगेदर. 8 हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए मॉलिक्यूल की चारों ओर कोर जो इकट्ठे हो जाते हैं उसको कवर करते हैं, सराउंड कर लेते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड अलग है, ये न्यूक्लियोसोम है. न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? मोनोमर्स हैं डीएनए के, जिनमें क्या क्या होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं 2, वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोसोम है. नेक्स्ट, नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए, आपको पता है एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेस हैं डीएनए के, प्यूराइंस एंड पिरिमिडीन्स, जिसमें ए और टी, ए टी के साथ कंबाइन करता है डबल बॉन्ड के थ्रू, और जी जो है सी के साथ कंबाइन करता है ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू. नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होती है? जो आपके जो फेजेस है ना डिफरेंट, जिसमें कि देखो ये cell cycle refers to the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes other constituents of the cell and ultimately divides into 2 cells. और उसमें होता क्या क्या है? आपको फेज पूछे हैं क्या? सेकेंड फेज में क्या पूछे? सेलुलर ऑर्गेनेल्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आर डुप्लीकेटेड एट विच स्टेज. सेलुलर ऑर्गेनेल्स किस स्टेज में डुप्लीकेट होते हैं? G1 स्टेज में. ठीक है. एक्चुअल डिवीजन किस फेज में स्टार्ट होती है? एक्चुअल डिवीजन जो है वो माइटोटिक फेज में स्टार्ट होती है. उसके पहले सिर्फ मटेरियल्स एक्यूमुलेट होते हैं, डबलिंग होती है मटेरियल्स की. ठीक है. एक्चुअल डिवीजन जो है वो एम फेज में स्टार्ट होती है, मतलब माइटोटिक फेज में स्टार्ट होती है. एम फेज रेफर्स टू माइटोटिक फेज. उसके पहले सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं वो सामान को. सेल जो है वो एक्यूमुलेट करता है, डीएनए को डबल करता है, सारे ऑर्गेनेल्स को डबल करता है, रेप्लिकेशन होता है. ठीक है. प्रोटीन्स का भी. नेक्स्ट, इंक्रीज इन सेल साइज इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग सर्टेन फेज ऑफ सेल साइकिल.
आइडेंटिफाई दिस फेज, गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। अब सेल जो है जब इतना सारा सामान एक्यूमुलेट कर रहा है तो उसका साइज ऑब्वियसली डबल हो जाएगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो वो कौन सा फेज है? दैट इज द फर्स्ट ग्रोथ फेज या G1 फेज। इंक्रीज इन साइज उसमें क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? बिकॉज द कंटेंट्स आर डबलिंग अप फॉर द इक्वल डिवीजन ऑफ द वेरियस कंटेंट्स इन ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। जो नए सेल बनेंगे, जो 2 डॉटर सेल बनेंगे, उनमें जितना पेरेंट के पास मटेरियल है वो सारा इक्वली डिवाइड होता है। तो अब किसी ऑर्गेनेल को ब्रेक करके थोड़ी दे देंगे, आधा माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल को दे दिया, आधा माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे सेल को दे दिया। सो वी कांट डू दैट। सो व्हाट हैपेंस, दे आर बीइंग रेप्लिकेटेड। एक माइटोकॉन्ड्रिया के 2 माइटोकॉन्ड्रिया हो जाते हैं, हर ऑर्गेनेल डबल हो जाता है, एंड जेनेटिक मटेरियल आल्सो डबल्स। एंड दिस इज नोन एज, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। दोनों डॉटर सेल्स को इक्वल सामान दे दिया। ड्यू टू दिस इंक्रीज इन सेलुलर कंटेंट, द ओवरऑल साइज ऑफ अ सेल इज इंक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेस। इंटरफेस के दौरान क्या क्या होता है, ये दोबारा से कई बार हम कर चुके हैं। वही G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसके डिटेल्स में आपको कई बार समझा चुकी हूँ, वो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है कि इट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं मियोसिस की वजह से। यूनिक इंडिविजुअल इज क्रिएटेड। जो इंडिविजुअल बनता है उसकी जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, उसका जो जीनोम है वो यूनिक है। तो यूनिक इंडिविजुअल विद अ यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रोड्यूस्ड। जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं प्रोजेनी के लिए। मतलब लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए किसी स्पीशीज के लिए जेनेटिक वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। It needs to keep on mutating, keep on changing, keep on adapting to their surrounding environment. तो ये जो adaptations हैं, ये adaptations जो हैं ये basically meiosis के थ्रू ही आती हैं। अगर meiosis नहीं होगा तो similar kinds of cells will be produced, similar kind of cells will be produced and there will be no mutation। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जबकि जो progeny है it will lose its vigor उसकी ख़त्म हो जाएगी एंड इट विल बिकम मोनोटोनस। तो वो चीज़ सही नहीं होती किसी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए। तो स्पीशीज़ वो अपने, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट तो इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बहुत वॉलेटाइल है हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो अगर ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा, तो इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, तो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की सिग्निफिकेंस पूछी है, क्या होगी सिग्निफिकेंस की? उसकी वजह से, सेल डिवीजन की वजह से क्या होती है? ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है, रिप्रोडक्शन होता है, रीजनरेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, नए बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, हर चीज़ जो है वियर एंड टेयर फिनिश होती है, ये सेल डिवीजन की वजह से ही होता है। उसमें जो सोमैटिक सेल डिवीजन है वो बॉडी की ग्रोथ और वियर टियर में हेल्प करती है, ऑर्गन डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और जो मियोटिक सेल डिवीजन है जो कि मायोसिस है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है, हमारी ओवरी में ओवम प्रोड्यूस करता है और टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। माइटोसिस में डिफरेंसेस ज़रूर करिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से याद कर लीजिए, इसके 2 या 3 पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में। तो एनिमल सेल में क्या होता है? एस्टर्स होते हैं, प्लांट सेल में एस्टर्स नहीं होते हैं। एनिमल सेल इट अकर्स नियरली इन ऑल द टिश्यूज। प्लांट सेल्स में ये मेरिस्टम में होता है बिकॉज इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, और प्लांट सेल्स जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल वो क्या है? वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है। तो मेरिस्टम्स में होता है। मेरिस्टम कितनी पढ़ी है आपने? एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और रेडियल इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो मेरिस्टम्स में होता है जो प्लांट टिश्यूज स्पेशलाइज हो जाते हैं, जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जैसे कि आपके पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड जाइलम एंड फ्लोएम, दे डू नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें वो उनके सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं, तो उसमें नहीं होता है, ये सब सेल्स डिवाइड नहीं होते, उनके स्पेशलाइज हो जाते हैं। देन एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट एट स्पिंडल पोल्स, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइटोकिनेसिस सेल फरोइंग के थ्रू होता है, बाहर के अंदर तरफ, बाहर से अंदर की तरफ फरो बनती है, देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। जबकि प्लांट सेल में साइटोकिनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेंटर में सेल प्लेट बनती है जो कि बाहर की तरफ एक्सटेंड करती है दोनों तरफ। देन सेल बिकम राउंडेड एंड द साइटोप्लाज्म बिकम्स मोर विस्कस। एनिमल सेल में सेल की शेप राउंड ही रहती है और साइटोप्लाज्म काफ़ी विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है।
जबकि यहाँ पे प्लांट सेल के सेल्स जो हैं जैसे थे वैसे ही रहते हैं, दे डू नॉट चेंज देयर बेसिक नेचर, उनकी विस्कोसिटी में और डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के फंक्शन क्या होते हैं? अगेन दे आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, दे कंटेन जीन्स, और वो जो जेनेटिक मेकअप है उसको ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जीन जो बेसिकली उनका काम क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करना, कैरियर ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। एक एक, अब देखो यहाँ पे जब ऐसे 5 आपको डिफरेंसेस दे रखे हैं तो यू हैव टू राइट वन डिफरेंस, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो लिखते जाइए। क्रोमोसोम क्या है? दे आर दी हाईली कंडेंस्ड फाइबर्स ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल, दे ओनली अपीयर ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस में ही अपीयर होते हैं जब सेल डिवाइड होता है। जबकि जो जीन्स हैं दे आर द यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी यूनिट। जीन को हम क्या कहते हैं? जीन को हम हेरिडिटरी यूनिट भी बोलते हैं। तो दे आर दी बेसिक हेरिडिटरी यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो कि हमारे ट्रांसफर कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। नेक्स्ट इज मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, उनको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें कि टीलोसेंट्रिक है ना, टीलोसेंट्रिक में क्या होगा? यहाँ होगा। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल एज पे होता है, बिल्कुल कोने में है, एज पे है। और यहाँ पे मेटासेंट्रिक में सेंटर में होता है। सब मेटासेंट्रिक में वो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा और ऊपर की तरफ चला जाता है। Next, karyokinesis, cytokinesis. Karyokinesis is a division of nucleus that occurs during cell division, and cytokinesis follows karyokinesis, that is the division of the cytoplasm. Next is centrosome and centromere. इसमें बहुत confusion होता है students को centrosome और centromere में, इसको ध्यान रखिए। Actually similar type of words है ना, तो इसीलिए confuse हो जाते हैं। Centrosome helps in initiation of cell division in animal cells. It is only present in animal cells. Plant cells में नहीं होता है centrosome. जबकि centromere है, it is a part of the chromosomes. Center में जो bead-like structure होता है that holds the two chromatids together. It is present in both the plants and the animal cells. So that is known as centromere, जो कि दो chromatids को hold करता है। ये जो हमने magenta कलर से जो सेंटर में बनाया हुआ है, जो magenta कलर का है, that is the centromere. देन प्यूराइंस एंड पिरामिडाइंस। प्यूराइंस क्या होते हैं? पिरामिडाइंस क्या होते हैं? प्यूराइंस भाई बेसिस हैं जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, एग्जांपल हो गया एडेनाइन एंड ग्यूनाइन। और पिरामिडीन्स क्या है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, साइटोसिन और थाइमिन। एक प्यूराइन हमेशा एक पिरामिडीन के साथ पेयर अप करती है। ATGC बताया ना मैंने आपको हमेशा। तो ए क्या है? प्यूराइन हो गई, और पिरामिडीन हो गई, T डबल बॉन्ड से बनते हैं, और G जो है प्यूराइन हो गई, ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन करती है किसके साथ? साइटोसिन जो पिरामिडीन के साथ। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे आ गए हम। स्टडी द डायग्राम, एंड ये 2017 में बोर्ड में आया है। बोर्ड के क्वेश्चंस जो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया उसके साथ भी दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपकी रिवीजन हो जाएगी वो। अगर जिन बच्चों ने चैप्टर्स देख रखा है, ले रखा है, उनको पता है कि ये क्वेश्चंस, बोर्ड वाले क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं हमने। ओके, अब ये इट इज़ अ स्टेज ड्यूरिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोसिस में ये डिवीजन दिखा रहे हैं। आप देखो, सबसे पहले ना आप डायग्राम को ही ऑब्जर्व करिए, बाकी चीज़ें मत देखिए। अब यहाँ पे देखो डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं कि दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, एक सेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। आपको दिख रहा है ये फरो बन रही है ना। तो इसका मतलब जो हमारा माइटोसिस है वो ख़त्म हो चुका है, लास्ट वाली स्टेट है। क्योंकि एक और रीज़न क्या है कि देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, डैश डैश दिख रहा है, पूरी प्रॉपर नहीं है, बट इट हैज़ रीअपियर्ड। और क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी अपना स्ट्रक्चर लूज कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑब्वियसली दी लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, टीलोफेज है ये, टीलोफेज। और रीज़न आप दे सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो रही है, सेंट्रियोल्स अपीयर हो गए हैं, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने स्ट्रक्चर लूज कर रहे हैं। न्यूक्लियोलस देखो, न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो गया है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए इन द सेल में, फरो फॉर्मेशन से क्लीवेज भी स्टार्ट हो गई है। तो इतने सारे रीज़न हैं। नेक्स्ट, नेम द पार्ट्स लेबल्ड A एंड B। तो A क्या है? क्रोमोसोम हो गया आपका, और B क्या है? B हो गया आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि अब टीलोफेज के एंटर में अपीयर हो जाती है।
It reappears. It was lost during prophase and it reappears during telophase. What is the technical term for the division of nucleus? Nucleus divide होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? We call it karyokinesis. और cytoplasm जो divide होता है we call it cytokinesis. Mention the stage that comes before the stage shown in the diagram and draw a neat label diagram of the stage above mentioned above. ये तो है आपकी टीलोफेज. तो टीलोफेज के पहले जो स्टेज आती है वो क्या होती है? वो आती है आपकी एनाफेज. तो एनाफेज का आप डायग्राम बना दीजिए. उसमें आपको क्या दिखाना है बेसिकली कि क्रोमोसोम्स जो है वो स्प्लिट अप हो गए हैं, क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए हैं, सेंट्रोसोम स्प्लिट हो गया है एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. वो डायग्राम आपको बनाना है. Next, which is the cell division that results in half the number of chromosomes in daughter cells? तो ऐसी कौन सी डिवीजन है जो कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है? सो दैट इज मियोसिस. ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं. देखो यहाँ पे दे रखे हैं. ये एनाफेज का डायग्राम हो गया. यहाँ पे देखो ये सेपरेट हो गए ना, क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए हैं और सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है. दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा एनाफेज का. ओके, नेक्स्ट, गिवन डायग्राम शोज अ स्टेज ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन इन एन एनिमल सेल. दोबारा से वो स्टेज दे रखी है. इसी तरह के डायग्राम जरूर आते हैं. ये 2016 का क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द स्टेज, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. अब देखो यहाँ पे आपसे स्टेज पूछी है. अभी हमारा जो स्टेज थी, अब हमें इसमें क्या क्या दिख रहा है? इसमें देखो क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हुए हैं. क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स उनके सबके इंटैक्ट हैं, सब टुगेदर हैं एंड एस्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट है. माइटोटिक स्पिंडल पूरी अभी बनी नहीं है. तो इसका मतलब ये जो है सेल डिवीजन की स्टेज में अभी एंटर हुआ है. सेल फर्स्ट फेज है. तो ये आपका लेट प्रोफेज है. ठीक है, लेट प्रोफेज क्यों है? क्योंकि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पूरा बन चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो चुकी है. अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी बहुत दिखाते, क्रोमोसोम्स को थोड़ा थ्रेड लाइक दिखाते तो आप कहते हैं अर्ली प्रोफेज है. लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम्स पूरे बन चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गई है. सो दिस इज लेट प्रोफेज. ठीक है, दैट इज वाई विल से दैट दिस इज द लेट प्रोफेज, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई और जो क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर में आ रहे हैं और ये आपकी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द सेल एज इट वुड अपीयर इन द नेक्स्ट स्टेज. नेम द स्टेज. अब जो लेट प्रोफेज है, प्रोफेज के बाद कौन सी स्टेज आती है? प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज. मेटाफेज में जो मेन आप डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे मेटाफेजिक प्लेट शो करते हुए. मतलब क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर पे अरेंज हो गए हैं. अच्छा, जब ऐसे डायग्राम्स बनाओ आप, आपको डायग्राम बनाने को आता ही ऐसा क्वेश्चन आता है. इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि जब आप इन डायग्राम्स को बनाओगे ना तो आप ओरिजिनल वाले डायग्राम को देखना. उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उतने ही क्रोमोसोम आपको मेटाफेजिक्स प्लेट में बनाने हैं. मेटाफेज की स्टेज में या जो भी स्टेज बनाने को बोला जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शुड बी सेम. अगर आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को चेंज कर दोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स हैं तो आपको 4 ही बनाने हैं वहाँ पे भी. ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट में आप अरेंज करेंगे तो 4 क्रोमोसोम्स को लाइन से अरेंज करिएगा. ओके, नेक्स्ट, हाउ द माइटोटिक डिवीजन इन एन एनिमल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द माइटोटिक डिवीजन इन अ प्लांट सेल. देखो ये बनाया ना उन्होंने, 4 क्रोमोसोम बनाए, ये इक्वेटर पे अरेंज कर दिया. ये आपका मेटाफेज का डायग्राम हो गया. एनिमल सेल में 2 डॉटर सेल्स सेपरेट बाय अ ग्रोइंग फरो, व्हाइल द प्लांट सेल्स में दे आर सेपरेटेड बाय अ सेल प्लेट फॉर्मेशन. ये डिफरेंस है. ठीक है, माइटोटिक डिवीजन प्लांट और एनिमल सेल में. नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ अ शूट. शूट की ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी सेल डिवीजन होगी? माइटोसिस होगी. पॉलिन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब जर्म सेल में होगा ये, मेल गैमेट बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपकी मियोसिस हो जाएगी. ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मियोसिस, नॉर्मल ऑर्गन्स में माइटोसिस. लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपने साइज को इंक्रीज करें, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें कि टेस्टिस की ग्रोथ हो रही है, यूट्रस एक्सपैंड हो रहा है, तो उसकी एक्सपेंशन के लिए जो डिवीजन है दैट इज माइटोसिस. ओके, गिवन बिलो अगेन एक और डायग्राम आपको दे दिया है. गिवन बिलो इज अनदर डायग्राम जो कि फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी एक स्टेज को, माइटोसिस की. स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. दिस वाज आस्क्ड इन 2014. अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये सबसे पहली चीज़ देखो कि क्रोमोसोम्स हैं.
माइटोटिक स्पिंडल तो प्रेजेंट है, ये जो थ्रेड्स हैं, ये जो लाइंस दिख रही हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग माइटोटिक स्पिंडल। तो माइटोटिक स्पिंडल तो बन रही है, लेकिन क्रोमोसोम्स देखो कैसे हैं, क्रोमोसोम्स पूरे इंटैक्ट हैं, दे हैव नॉट ब्रोकन अप इनटू देयर क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स सेपरेट नहीं हुए हैं, पूरा पूरा क्रोमोसोम है, दिख रहा है आपको, दूसरे कलर से बनाती हूँ, है ना, पूरा पूरा क्रोमोसोम है, देखो ये ऐसे हैं क्रोमोसोम्स। तो इसका मतलब ये क्या है, अभी ये फर्स्ट स्टेज है हमारी, जो फर्स्ट स्टेज है। अच्छा, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है और सेंट्रियोल्स मिसिंग है, देखो यहाँ पे खाली स्पेस है ना, स्पिंडल फाइबर्स तो बने हैं लेकिन यहाँ पे खाली स्पेस है, तो इसका मतलब, और ये सेल, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है और बाहर वाली क्या है, सेल वॉल है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्लांट सेल है। तो इज इट अ प्लांट सेल और एनिमल सेल, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। सबसे पहले जब आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप तसल्ली से पहले डायग्राम को स्टडी करिए, उसको लेबल करने की कोशिश करिए, एंड देन यू मूव ऑन टू द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन देयर। Okay, so yes, it is a plant cell because cell wall is present and centrioles are absent. Next, आइडेंटिफाई द स्टेज शोन, स्टेज क्या हो जाएगी आपकी, मैंने अभी आपको बताया, प्रोफेज होगी, लेट प्रोफेज लिख सकते हैं आप, या सिर्फ प्रोफेज लिखेंगे, देन ऑल्सो यू विल गेट मार्क्स। नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोन हियर, हाउ इज दैट स्टेज आइडेंटिफाई। इसके बाद प्रोफेज के बाद क्या आएगी, प्रोफेज के बाद आपकी आएगी मेटाफेज। उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्रोमोसोम्स विल अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल, इक्वेटोरियल प्लेट बनाएंगे या मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे, है ना, तो उसकी वजह से हम बता सकते हैं कि दे आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर, उसको हम मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन या इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। सो दैट इज वाई वी कैन आइडेंटिफाई कि हाँ ये सेकेंड स्टेज है, मेटाफेज है। नेक्स्ट, हाउ विल डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस ऑन द बेस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन द डॉटर सेल्स। सिंपल, क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स में अगर डिप्लॉयड होगा तो हमारा जो डिवीजन थी दैट वाज माइटोसिस, और अगर हैप्लॉइड होगा तो इसका मतलब हमारी डिवीजन जो है वो क्या थी, मियोसिस थी। एक और, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने को बोला है इन्होंने, अदरवाइज डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं। माइटोसिस में सिर्फ 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है, उसमें 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स अ स्टेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब अगेन आपको एक डायग्राम दे रखा है, दिस वाज आस्क्ड इन 2018, और उसमें एक रिप्रेजेंट करे, एक स्टेज दिखा रखा है, आप क्लियरली नजर आ रहा है कि क्रोमोसोम्स कहाँ अरेंज्ड हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे, सेल के सेंटर में अरेंज है, तो ये कौन सी स्टेज होगी, इट विल बी मेटाफेज। ओके, तो आपको अब सबसे पहले ये बताना है कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, गिव अ रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको यहाँ पे देखो सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं, तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, इट विल बी एन एनिमल सेल, और रीजन क्या है, बिकॉज सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट, नेम द स्टेज डिपिक्टेड इन द डायग्राम, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑब्जर्व्ड इन दिस स्टेज। तो स्टेज क्या हो गई आपकी, मेटाफेज हो गई। यूनिक फीचर क्या है, द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल, या मेटाफेजिक प्लेट बनाई है उन्होंने, सेंटर में अलाइंड है एक लाइन में। नेक्स्ट, name the type of cell division that occurs during replacement of old leaves by new ones and formation of gametes. Cell division, replacement of old leaves by new one, मतलब नए parts grow हो रहे हैं, तो ये आपकी cell division जो है, नए cells चाहिए, वो हो गई simply mitosis, regeneration of old, है ना, regeneration हो रहा है tissues का। और गैमेट फॉर्मेशन जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है, तो यहाँ पे हमारी मियोसिस काम करती है। What is the stage that comes before the stage shown in the diagram? आपको डायग्राम में स्टेज दिखाई गई है मेटाफेज, तो मेटाफेज के पहले वाली स्टेज क्या होगी, प्रोफेज होता है, तो प्रोफेज लिख सकते हैं, या फिर आप लेट प्रोफेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो प्रोफेज को हमने 2 स्टेजेस में पढ़ा था, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं कि मेटाफेज के जस्ट पहले वाली स्टेज, तो इट विल बी लेट प्रोफेज, तो आप ट्राई करिए कि लेट प्रोफेज ही लिखें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द स्टेज मेंशन इन द फोर्थ अबव, कीपिंग द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट। एज आई टोल्ड यू, क्रोमोसोम नंबर हमेशा कांस्टेंट रखिए जब आप उसी पर्टिकुलर सेल का दूसरे किसी स्टेज का डायग्राम बना रहे हैं, तो आपको किसका डायग्राम बनाना है, लेट प्रोफेज का डायग्राम बनाना है, जहाँ पे कि आपको ये दिखाना होगा कि भाई क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट दूर दूर जा रहे हैं, अभी क्रोमैटिड से अटैच है, लेकिन वो ये देखिए, ये जो है लेट प्रोफेज का आपका डायग्राम हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते हुए दिखा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर बन गए हैं, क्रोमोसोम्स जो है उनसे सेंट्रोमियर उनके अटैच हो गए हैं स्पिंडल फाइबर से, लेकिन क्रोमोसोम्स अभी अलाइन नहीं हुए और उनके क्रोमैटिड्स सेपरेट नहीं हुए हैं।
Next, draw a well-labeled diagram to show the metaphase stage of mitosis in an animal cell having 4 chromosomes. मेटाफेज स्टेज को देखने को बोला है इन्होंने, और 4 क्रोमोसोम्स। तो मेटाफेज स्टेट आप कहीं भी दिखा सकते हो, बना देना। अभी हमने यहाँ पे भी देखी थी मेटाफेज स्टेट 4 क्रोमोसोम्स की। ये भी है, ये भी तो है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। लेबलिंग ज़रूर करिएगा, लेबलिंग ज़रूर करिए। कभी भी डायग्राम आपको बनाने को दिया जाए, चाहे 1 मार्क का डायग्राम है, 2 मार्क्स का डायग्राम हो, आप जितनी लेबलिंग कर सकते हो उतनी लेबलिंग ज़रूर करिए। और लेबलिंग करने का तरीका होता है, कहीं भी पूरे डायग्राम में लेबल मत किया करिए, तरीके से उसको इस तरीके से, जैसे ये है तो इसको ऐसे करके, ऐसे, मैं तो कहूँगी कि ऐसे करके हमेशा एक लाइन में, जैसे स्पिंडल फाइबर से आपने ऐसे ले लिया, इसके बाद इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन करके तब लिखिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए क्रोमोसोम्स, ऐसे लेके ऐसे करके लिखिए। ये आप लिख दीजिए। जो भी है, आप कोई भी चीज़ लीजिए, उसको एक पर्टिकुलर लाइन में एक लेवल पे लेके तब लिखिए। ऐसे यहाँ पे जो दिख रहे हैं उनको यहाँ पे ले लीजिए। इस तरीके से लेबलिंग करिए, एक लाइन में लेबलिंग करिए, तो टीचर को भी देखने में अच्छा लगता है, एंड लुक्स वेरी नाइस, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर योर डायग्राम। नेक्स्ट, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम टू शो द एनाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस इन अ प्लांट सेल हैविंग 4 क्रोमोसोम्स। अब 4 क्रोमोसोम्स से एनाफेज बोला है, तो 4 क्रोमोसोम्स मतलब उनके क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमोमियर ब्रेकअप हो जाएंगे, और जो सेंट्रोमियर ब्रेकअप हो गए, क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट। और ये देखो, ये इनके आपको क्रोमैटिड्स जो सेपरेट हो गए हैं वो नज़र आ रहे हैं, और सेंट्रोमियर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। प्लांट सेल में बोला था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या नहीं दिखाया है, सेंट्रोसोम नहीं दिखाया है। नेक्स्ट, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन स्टेज ऑफ माइटोसिस। अब ये अगेन माइटोसिस की एक स्टेज दिखा रहे हैं, आइडेंटिफाई करिए। सेम स्टेज है, एनाफेज है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप क्रोमैटिड्स सेपरेट हो चुके हैं ना, सेंट्रोमियर ब्रेकअप हो गया है, क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए हैं, तो दिस इज दी लेट एनाफेज। ये पोस्ट पे पहुँच रहे हैं, तो लेट एनाफेज नहीं, आप सिर्फ एनाफेज लिखेंगे तब भी यू विल गेट मार्क्स। नेक्स्ट, नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए एंड बी। हाँ, मैं इस तरीके से कहती कि जैसे ना कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बना दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, फिर इसको ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं, जैसे ये किया ना, इस तरीके से ही लेबलिंग किया करिए। तो आपसे पूछा है नेम द पार्ट लेबल्ड ए, तो ए क्या है यहाँ पे, ए इज द स्पिंडल फाइबर। बी क्या है, बी आपका सेंट्रोमियर है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एक एक क्रोमैटिड्स को लेके ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑब्जर्व्ड इन दिस स्टेज। यूनिक फीचर क्या है कि क्रोमोसोम जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स में ब्रेकअप हो गए हैं, उनका सेंट्रोमियर भी ब्रेकअप हो गया है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये माइटोसिस है, इसमें कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन बोर्ड, ये 2015 का क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया। नेक्स्ट, 2011 बोर्ड का क्वेश्चन, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ स्टेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्टडी द सेम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये कौन सी स्टेज है, ये भी एनाफेज ही है, ठीक है। इसमें आप लेबलिंग कर लीजिए। एनाफेज क्यों है, क्योंकि देखो क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो गया है, क्रोमैटिड सेपरेट हो गए हैं, सेंट्रोमियर ब्रेकअप हो गया है, तो आपको लेबलिंग करने को बोला है यहाँ पे ABC। और ये एनिमल सेल है कि प्लांट सेल में, आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि एनिमल सेल है, प्लांट सेल है। क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये फरो भी नज़र आ रही है, तो फरो फॉर्मेशन से किस में होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड एनिमल सेल में। चलिए पहले लेबलिंग कर लेते हैं। ए क्या हो गया, ए आपका हो गया सेंट्रियोल। बी क्या हो गई, बी हो गए आपके स्पिंडल फाइबर्स। और सी क्या है, सी आपके क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स ब्रेकअप हो गए हैं, तो दीज आर क्रोमैटिड्स। आइडेंटिफाई द अबव स्टेज एंड गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। स्टेज क्या हो गई आपकी, एनाफेज हो गई, लेट एनाफेज है, और रीजन आप बता सकते हैं, बिकॉज द क्रोमोसोम्स हैव ब्रोकन अप इनटू the chromatids have separated, chromosomes have broken up, and the centromere has also broken up, and the chromatids are moving towards the opposite poles. Yeah, they have almost reached the opposite poles of the cell. नेक्स्ट, मेंशन वेयर इन बॉडी दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स। ये माइटोसिस है, कहाँ पे होती है, बॉडी के हर सेल में होती है एक्सेप्ट द जर्म सेल्स। मतलब सेक्स सेल्स के अलावा, जर्म सेल्स के अलावा बॉडी के हर सेल में इस तरह की डिवीजन होती है।
नेम द स्टेज प्रायर टू दिस स्टेज एंड ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेम। इसके पहले वाली स्टेज क्या हो जाएगी, आपकी मेटाफेज हो जाएगी। मेटाफेज का आपको डायग्राम बनाना है, तो मतलब मेटाफेजिक प्लेट दिखानी पड़ेगी। से जो सारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनको आप क्या करिए, उनको आप अरेंज कर दीजिए इक्वेटर पे। एक ये हो गई आपकी मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। मेटाफेज का डायग्राम बन गया। नेक्स्ट, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल having chromosome number 6 as it would appear in the metaphase stage of mitosis and label the following। मतलब 6 क्रोमोसोम्स को लेके आपको मेटाफेज स्टेज बनानी है। तो जैसे ये मेटाफेज का डायग्राम दे रखा है ना, ये डायग्राम है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने हैं, 4 हैं, 4 है ना, 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे 2 और स्पिंडल ऐड करके सेम डायग्राम बनेगा, और यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स और बना दीजिए, नंबर 5 एंड नंबर 6 डाल दीजिए, सेम डायग्राम बनेगा, ठीक है। लेबल क्या करना है, एस्टर रेज लेबल करनी है। तो एस्टर रेज क्या हो गई, ये आपकी जो है ये एस्टर रेज हो जाएंगी। एक्रोमेटिक स्पिंडल, स्पिंडल आपकी ये हो गई। क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स आपके ये हो गए। और क्या लेबल करना है, 4 सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ये हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के लेबल कर दीजिए, ये रहा, क्लियर। यहाँ पे आप ट्राई करिए। वैसे मैं मना करती हूँ बच्चों को कलर्ड डायग्राम बनाने को, लेकिन आप कलर्ड बनाएंगे तो क्या होगा ना कि क्लियरली नज़र आता है कि कौन सा पार्ट कौन सा है, कंफ्यूजन ख़त्म हो जाता है। ओके, डन। नेक्स्ट, ड्रॉ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एंड लेबल इट्स पार्ट। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को बनाना है तो कोई बात नहीं, सिंपल मतलब क्रोमोसोम ही बनाना है। सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए, सेंट्रोमियर हो गया, क्रोमोसोमल आर्म हो गई, ये हो गया आपका एक क्रोमोसोम। नेक्स्ट, देयर इज अ डायग्राम ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये डीएनए का डायग्राम है। नेम द टाइप ऑफ डीएनए शोन इन द फिगर। कैसा डीएनए है ये, डबल, पहले ही बोल दिया, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। 2 स्ट्रैंड नजर आ रही है हमें, ठीक है। एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई, तो ऑब्वियसली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। गिव द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देन नेम द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या हो जाएगी, डीएनए की जीन्स। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 2010 बोर्ड के। और क्वेश्चंस भी आपको मैंने जैसे बताया कि जब मैंने चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर अवेलेबल है ऐप पे, उसके साथ बोर्ड के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप उनको कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, उसके साथ ही ये क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लेंगे तो आपके 100% मार्क्स आएंगे। चिल्ड्रन, ट्रस्ट मी, आपका एक भी आधा भी नंबर कहीं से नहीं कट सकता है। और आप इसको करके ना, मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर सॉल्व करके देखो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन अटके तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी टोटली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आती है तो चलिए ठीक है, टेक केयर। इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको पढ़िए एंड डू टेल मी व्हाट डू यू फील अबाउट दिस टाइप ऑफ वीडियोस, ठीक है। चलो, ओके, टेक केयर।